हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 16th एंड 17th जनवरी वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एंड डिस्कस करने से पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड रेलेवेंट्स जो मेंस प्लस प्रीलिम्स दोनों के लिए उपयोगी होती हैं उसको मैंने डाला है। आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो एंड अल्टीमेटली टेलीग्राम चैनल का लाभ उठा सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज हम 6 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे एंड लेट्स डिस्कस द फर्स्ट आर्टिकल। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीक्स एप्लीकेशंस अंडर इट्स डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो बेसिकली डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में हमें जानना है और ये क्या है, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, साथ ही साथ ये किन सेक्टर पर फोकस करती है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि सिलेबस को देखा जाए। तो सिलेबस की बात करें तो देख सकते हो, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इसके अंतर्गत ये कवर होगा। ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 100 डोमेस्टिक कंपनीज जिसमें स्टार्टअप्स हैं, एमएसएमईज हैं, उनसे एप्लीकेशंस मांग रही हैं अंडर इट्स डीएलआई स्कीम। जब हम बात करते हैं डीएलआई स्कीम की, तो जो हाल फिलहाल में प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम अप्रूव की गई थी, उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन आप इसे कह सकते हो। और क्या बेसिक फिलॉसफी है डीएलआई स्कीम का, तो इसके तहत एटलीस्ट 20 डोमेस्टिक कंपनीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसे नर्चर किया जाएगा। लेकिन ये डोमेस्टिक कंपनीज कौन सी होंगी? वो डोमेस्टिक कंपनीज होंगी जो सेमीकंडक्टर डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं, और उनको नर्चर किया जाएगा और उनको फैसिलिटेट किया जाएगा कि आने वाले समय में वो ज़्यादा से ज़्यादा टर्नओवर अपने बिजनेस का अचीव कर सके। और जो टर्नओवर की टारगेट रखी गई है वो बेसिकली 5 सालों में 1500 करोड़ का टर्नओवर हासिल करने का फोकस किया गया है इस स्कीम के तहत। तो अच्छे से डीएलआई स्कीम प्रीलिम्स के लिए याद रखना है आपको। और CDAC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो मैटी के ही अंतर्गत आती है, और ये नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। जब हम बात करते हैं नोडल एजेंसी, यानी कि जो ये स्कीम है, इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन का जो जिम्मा है वो आपको CDAC को दिया गया है। एंड ये जो स्कीम है इसके 3 कंपोनेंट हैं। 3 कंपोनेंट में कौन कौन से? पहला है आपका चिप डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, यानी कि इसके तहत जो चिप डिज़ाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे सपोर्ट किया जाएगा। एंड फॉर एग्जांपल CDAC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये इंडिया चिप सेंटर सेटअप करेगा। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि चिप डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को फैसिलिटेट किया जाए एंड साथ ही साथ जो भी प्रोड्यूस होंगे चिप प्रोडक्ट्स उसको प्रोवाइड किया जाएगा टू द कंपनीज। ठीक है। तो जो चिप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे, जाहिर सी बात है उसकी एक्सेसिबिलिटी इन कंपनीज को प्रोवाइड की जाएगी। दूसरा है आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव। इसके बारे में मैंने आपको भी बताया था कि अप टू 50% का रीइंबर्समेंट दिया जाएगा एलिजिबल एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट को। लेकिन ये जो अप टू 50% का इम्बर्समेंट है, रीइंबर्समेंट, मैक्सिमम 15 करोड़ पर एप्लीकेशन के लिए ही प्रोवाइड की जाएगी टू द अप्रूव्ड एप्लीकेंट्स। तो आप समझ गए होंगे, सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स को चुना जाएगा और उनका जो 50% ऑफ द एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट की तरफ से बेयर किया जाएगा, लेकिन एट मैक्स 15 करोड़ पर एप्लीकेशन। एंड जो तीसरा कंपोनेंट है वो है आपका डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव के तहत बेसिकली गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी 6 से लेकर 4% तक की इंसेंटिव।
और ये इंसेंटिव दिया जाएगा नेट सेल्स टर्नओवर के ऊपर, ठीक है। तो जो भी सेल्स टर्नओवर है उसको बेस मानकर 6 से 4% की इंसेंटिव दी जाएंगी ओवर द 5 ईयर्स। लेकिन इसमें भी मैक्सिमम इंसेंटिव आपका कितना करोड़ का होगा, 30 करोड़ पर एप्लीकेशन। और ये अप्रूव्ड एप्लीकेंट्स को दी जाएंगी, खासकर उन एप्लीकेंट्स को जिनकी जो सेमीकंडक्टर डिज़ाइन है वो डिप्लॉय की जाएंगी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में, यानी कि यूज की जाएंगी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में। तो ये हमने 3 बेसिक कंपोनेंट जो इस स्कीम के है, DLI स्कीम के, उसके बारे में डिस्कस किया। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहली बात तो सेमीकंडक्टर डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक्सेसिबल बनाया जाए टू द सपोर्टेड कंपनीज। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि सिग्निफिकेंट इंडिजिनाइजेशन हो सेमीकंडक्टर कंटेंट का, यानी कि जो भी सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स हैं, आपको ही पता है भारत सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स के लिए चिपसेट हो चाहे कोई अन्य रॉ मटेरियल्स हो, बाहर पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, चाइना पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। इसलिए ये जो आपके सेमीकंडक्टर कंटेंट है वो इंडिया में बने, इसलिए ये सब स्कीम लाई जा रही हैं, फैसिलिटेट की जा रही हैं और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हो सके। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब यही होता है कि भाई साहब हमें इंपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े, जो हम इंपोर्ट कर रहे थे पहले वो हम इंडिया में ही बनाना शुरू कर दे, ये कहलाता है आपका इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। एंड साथ ही साथ वैल्यू एडिशन की बात कही गई है। एंड नेक्स्ट इज योर फैसिलिटेटिंग द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। तो ये सब जो डोमेस्टिक कंपनीज को आइडेंटिफाई किया गया है जिसके तहत उनको प्रमोट किया जाएगा। तो सिंपल सा बात है कि डोमेस्टिक कंपनीज की ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगी, स्टार्टअप्स MSMEज को बढ़ावा मिलेगा, बिकॉज एक प्रकार से हैंड होल्डिंग करने का काम ये स्कीम करेगा और उन कंपनीज को, चाहे वो आपके स्टार्टअप्स हो MSMEज हो, उन सबको ग्रो करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हमने देखा, एक तो इंडिजिनाइजेशन, दूसरा जो डोमेस्टिक कंपनीज है, स्टार्टअप्स MSMEज है, उनके ग्रोथ करवाना, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि एसेसिबल बनाना टू द सेमीकंडक्टर डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर टू द वेरियस कंपनीज। बिकॉज जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका तैयार नहीं होगा तो फिर कंपनीज आकर्षित नहीं होंगे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया में। एंड अभी आपको ही पता है कि भारत जो भी सेमीकंडक्टर रॉ मटेरियल्स यूज करता है अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, वो कहीं ना कहीं हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस इंपोर्ट डिपेंडेंसी को ख़त्म करना एक बेहद ज़रूरी है, तभी जाके हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, GDP है, वो सब बढ़ाने में ये सहायक होगा। तो ये हमने आर्टिकल नंबर 1 डिस्कस किया डिटेल से। लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल। इंडियाज स्टैंड ऑन नेपाल बाउंड्री वेल नोन, कंसिस्टेंट एंड अनएम्बिगुअस, ये इंडियन एम्बेसी का कहना है। तो सिंपली यहाँ से ये बातें निकल कर आ रही है कि हमें इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में जानना है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट की, तो ये जो डिस्प्यूट है ना वो एक काली रिवर के सोर्स ऑफ ओरिजिन को ही लेकर है। एंड बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूट ओवर द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ द काली रिवर, ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट है निकल कर आ रही है, ठीक है। और ये जो ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816 में हुई थी उसके बारे में भी हम जानेंगे, क्योंकि इसी में ये जो डिस्प्यूट का केंद्र है वो लाई करता है, उसको हम देखेंगे। सिलेबस की तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो आर्टिकल नंबर 2 है आपका, वो आपका कवर होगा इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस। देख सकते हो इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस इसमें कवर होगा, ठीक है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट आया है बेसिकली वो एक प्रकार से नेपाल में डिसकंटेंट चल रहा था ओवर द रिपोर्ट्स, जिसमें ये क्लेम किया जा रहा था कि इंडिया जो है अंडरटेक कर रहा है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन द एरियाज जो नेपाल अपने मैप में इंक्लूड किए हुए। और आपको ही पता है नेपाल ने हाल फिलहाल में मैप भी जारी किया था। और दूसरा जो डिसकंटेंट का कारण वो भी है कि अभी हाल फिलहाल में जो PM मोदी साहब ने पब्लिक रैली में लिपू लेक कंस्ट्रक्शन के बारे में जिक्र किया था कि लिपू लेक कंस्ट्रक्शन BRO कंडक्ट कर रही है। तो ये सब जो आपका मैटर है उसके कारण फिर से ये जो इंडो नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट हाईलाइट हुई है।
अब बात करते हैं कि ये जो इंडिया और नेपाल के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, कौन कौन से बिंदु पर यह डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है। एक तो आपका काला पानी को लेकर लिपू लेक और लिम्पियोदुरा, ये तीनों याद रखना है। काला पानी, लिपू लेक, लिम्पियोदुरा, ये तीनों के तीनों आपके उत्तराखंड में है। और एक चौथा जो लोकेशन ऑफ डिस्प्यूट है वो है आपका सुस्ता, बिहार में। ठीक है, तो ये 4 लोकेशन पर आपका डिसएग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन सारे डिस्प्यूट का कारण कहा जाए तो एक ही देखने को मिलता है, वो है आपका वेरियस इंटरप्रिटेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द काली रिवर, है ना। बिकॉज नेपाल अपनी तरफ से डिफरेंट ओरिजिन बताता है काली रिवर का, और जो इंडिया है वो अपने तरफ से डिफरेंट लोकेशन बताता है काली रिवर के ओरिजिन का, एंड यहाँ से आपका डिस्प्यूट निकलता है। तो सबसे पहली बात तो जो इंडिया और नेपाल के बीच बाउंड्री एग्रीमेंट हुई थी वो 1816 ट्रीटी ऑफ सुगौली के तहत हुई है, और ये साइन किया गया था गोरखा रूलर्स ऑफ काठमांडू एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, और यही एकमात्र ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है बाउंड्री डिलिनेशन को लेकर बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल। एंड इम्पॉर्टेंट बात आप यहाँ से आप देखो, यहाँ इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात है कि जो सुगौली ट्रीटी है इसी के तहत बोला गया है कि ये जो आपका काली रिवर है, जिसको महाकाली रिवर भी कहते हैं नेपाल में, ये नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर होगा इंडिया और नेपाल का। यानी कि लेट्स से कि ये आपका नेपाल है और ये आपका इंडिया का रीजन है, तो यहाँ से काली रिवर अगर फ्लो कर रही है तो फिर यही आपका इंडिया और नेपाल का बाउंड्री होगा। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि काली रिवर के ओरिजिन को ही लेकर डिस्प्यूट निकल कर आती है। फॉर एग्जांपल जो नेपाल है वो बोलता है कि भाई साहब जो काली रिवर है वो लिम्पियोदुरा से ओरिजिनेट होता है इन द हायर हिमालय। जी आप देख सकते हो लिम्पियोदुरा यहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नेपाल लिम्पियोदुरा से काली रिवर की ओरिजिन मानती है तो ये जो आपका ट्रायंगुलर शेप देख रहे हो ये नेपाल के हाथों में चला जाएगा, है ना। लेकिन इंडिया का क्या क्लेम है? इंडिया बोलता है कि ना भाई साहब आप गलत सोच रहे हो, काली रिवर का जो ओरिजिन है वो आपका काला पानी रीजन में लोकेटेड है, यहाँ से आपका काली रिवर का ओरिजिन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर नेपाल का क्लेम आपका खत्म होगा। तो नेपाल की जो टेरिटोरियल डिमांड है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी। तो यही मेन मुद्दा है, काला पानी और जो रिवर काली रिवर है उसके डिस्प्यूटेड ओरिजिन के मैटर को लेकर। ठीक है, अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या है इस रीजन का। तो पहली बात तो ये कि जो लिपू लेक पास है, जो आप यहाँ पर देख रहे हो लिपू लेक पास, ठीक है, वो पिलग्रिम्स के द्वारा यूज किए जाते रहे हैं, टूरिस्ट के द्वारा यूज किए जाते रहे हैं ऑन देयर वे टू द कैलाश मानसरोवर। एंड साथ ही साथ ये जो लिपू लेक पास की हाइट है वो कहीं ना कहीं भारत की सर्वेलेंस सिस्टम को मजबूत करता है, सो दैट वो ट्रैक कर सके चाइनीज मूवमेंट को। तो दोनों आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आप मैटर को समझ गए होगा। ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816 इसमें काली रिवर को एक प्रकार से नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री के रूप में ट्रीट करता है बिटवीन इंडिया नेपाल, लेकिन काली रिवर का जो ओरिजिन है वो दोनों देश डिफरेंट लोकेशन को मानते हैं। एक जो है लिम्पियोदुरा से मानता है और भारत जो है वो आपका काला पानी रीजन से मानता है। तो जिसके कारण ये आपका डिस्प्यूट निकल कर आ रही है। तो ये बेसिक आपका कंसेप्ट है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स। इन फर्स्ट ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट ऑर्डर फिलीपींस अप्रूव 374 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता है फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का प्रयास में था, एंड अब जो है फिलीपींस ने अप्रूव कर दिया है 374 मिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट को, और ब्रह्मोस खरीदी जाएंगी। और ये इंडिकेट करता है कि जो भारत है वो आने वाले समय में अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकता है। ऐसे में भारत की जो तकनीक है वो भी वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज हो रही है। तो सिलेबस की बात करते हैं सबसे पहले।
तो देख सकते हो आपका आर्टिकल नंबर 3, अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी इसके अंतर्गत आएगा। तो देख सकते हैं वैसे तो फिलीपींस है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत अन्य देश हैं जो ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की बात कर रहे हैं फ्रॉम द इंडिया, एंड नेगोशिएशन चल रही हैं इन एडवांस स्टेजेस विथ इंडोनेशिया एंड थाईलैंड, यानी कि इंडोनेशिया और थाईलैंड भी ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के प्लान में है। तो यहाँ से आपका न्यूज निकलता है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। तो ब्रह्मोस की अगर हम बात करें तो ये ज्वाइंट कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट रहा है बिटवीन इंडिया में आपका DRDO जो कि आपका एक डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, एंड रशिया का NPOM ये बेसिकली कंपनी है। तो दोनों मिलके ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप किए हैं, और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको लैंड, सी, एयर तीनों जगहों से लॉन्च किया जा सकता है अगेंस्ट सरफेस और सी बेस्ड टारगेट। और इनकी रेंज की बात करें तो देख सकते हो ओरिजिनली इनकी रेंज 290 किलोमीटर की थी, लेकिन इसको एक्सटेंड किया गया है अब 350 से 400 किलोमीटर तक के रेंज में। एंड ये जो आपका ब्रह्मोस है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर जो इंडिया की है और मोस्कवा रिवर जो रशिया में फ्लो करती है, तो ब्रह्मोस है ना, MOS यहाँ से लिया गया है और BR यहाँ से लिखा गया है, तो ब्रह्मोस बनता है, ठीक है। और हाल के सालों में गवर्नमेंट ने वेरियस इनिशिएटिव लिए हैं सो दैट इंडिजिनाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस हासिल कर सके भारत इन द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं फॉर द इंडिजिनाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस इन द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो एक तो आपका पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी किया गया है, और इसके तहत इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप इन प्रोडक्ट्स को इंडिया में बनाओ और हम जो है इन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। साथ ही साथ सृजन पोर्टल लॉन्च की गई है, और सृजन पोर्टल बेसिकली इंडिजिनाइजेशन को ही प्रमोट करने के लिए लॉन्च की गई है। एंड आईडेक्स इनिशिएटिव भी आपने सुना होगा, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, और इसके तहत इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को फोस्टर करने की बात है इन द डिफेंस सेक्टर। एंड नेक्स्ट इज योर बाय इंडियन IDDM, यानी कि इंडिजिनियसली डिजाइन डेवलप मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी, और इसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दिया गया है प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट, यानी कि जो आपका बाय इंडियन IDDM कैटेगरी में जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे उसको टॉप प्रायोरिटी दिया गया है फॉर द प्रोक्योरमेंट। एंड नेक्स्ट इज योर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, और ये जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है आपको पता है 2 जगहों पर सेटअप की जाएंगी जहां पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाएगा, एक तो उत्तर प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु। एंड नेक्स्ट इज योर इन्हांस्ड FDI इन द डिफेंस सेक्टर। तो अभी जो है ऑटोमेटिक रूट से 74% तक का FDI आ सकता है, और गवर्नमेंट रूट के माध्यम से 100%। गवर्नमेंट रूट यानी कि गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तो FDI आपका 100% हो सकता है। बेनिफिट ऑफ इंडिजिनाइजेशन क्या होगा, तो वैसे अब इम्पोर्ट डिपेंडेंसी तो कम होगी, क्योंकि भारत जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डिफेंस इक्विपमेंट खरीदता है दूसरे देशों के से, और सिक्योरिटी भी स्ट्रेंथन होगी। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो होगा ही होगा, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी मेंटेन रहेगी अमंग द फोर्सेस। तो ये हमने आर्टिकल नंबर 2 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 4। मिनिस्ट्री ऑफ पावर promulgated revised guidelines and standards for charging infrastructure for electric vehicles। आप देख रहे होंगे कि रोड पर वेरियस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दौड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमियां क्या हैं, आप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कम देखते होंगे। तो जब EV आपको प्रमोट करनी है तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करना पड़ेगा देश में। तो उसके लिए बेसिकली रिवाइज्ड गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से आई है। क्या है ये रिवाइज गाइडलाइन, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सिलेबस की तरफ चलते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी के कैटेगरी में आएगा आपका ये, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है इस गाइडलाइंस का वो ये बेसिकली कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसको जल्द से जल्द अडॉप्ट किया जाए भारत में, साथ ही साथ एनर्जी सिक्योरिटी को प्रमोट किया जाए, एंड इमिशन इंटेंसिटी जो वेरियस फॉसिल फ्यूल वाहनों से होती थी उसको कम किया जाए। कैसे कम होगा, तो इंटायर इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को प्रमोट करके। और ये जो गाइडलाइंस नई जारी कई गए हैं ये 2019 के गाइडलाइंस को सुपरसीड करेंगी। क्या की हाईलाइट है गाइडलाइंस के, तो पहली बात तो ये कि जो पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका फेज वाइज रोल आउट किया जाएगा। तो फेज 1 1 से 3 सालों में
और ये उन सिटीज़ में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की जाएंगी जहां पर जो पॉपुलेशन है 4 मिलियन प्लस है एज पर द सेंसस 2011। फेज 2 अगले 3 से 5 सालों में, और ये बड़े बड़े सिटीज जैसे स्टेट कैपिटल्स, यूटी हेडक्वार्टर्स वहां पर आपके इस्टेब्लिश किए जाएंगे, है ना। तो ये हो गया आपका फेज वाइज रोल आउट। दूसरा ये है कि जो ऑनर्स है वो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज कर सकते हैं एट देयर रेसिडेंस या फिर ऑफिसेस यूजिंग देयर एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, है ना। तो कोई नया कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड साथ ही साथ लैंड प्रमोशनल रेट पर दिए जाएंगे सो दैट पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस इंस्टॉल हो सके रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर, कि भाई साहब अगर हमने कोई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है तो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल किया जाए। एंड इम्पोर्टेंट बात ये है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फिक्स करेंगी सर्विस चार्ज का मैक्सिमम लिमिट क्या होगा जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस लगाएंगी अगर उनके चार्जिंग स्टेशंस को ईवी ऑनर के द्वारा यूज किया जाता है। तो ये अच्छे से याद रखना है, स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार दिया गया है कि वो सीलिंग लिमिट फिक्स करे ऑफ द सर्विस चार्जेस जो भी चार्ज किए जाएंगे बाय द पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस। एंड ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ये क्रिएट करेंगे, मेंटेन करेंगे नेशनल ऑनलाइन डाटाबेस को ऑफ ऑल द पब्लिक चार्जिंग स्टेशन। एंड अब बात करते हैं क्या की इनिशिएटिव लिए गए हैं टू इनहांस द इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो नीति आयोग ने हैंडबुक जारी किया है जिसके तहत ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे कैसे फैसिलिटेट करवाना है उसके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इलेक्ट्रिसिटी सेल को अलाउ किया है एज ए सर्विस फॉर चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, है ना। तो ये अच्छे से याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अलाउ कर दिया है सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज ए सर्विस फॉर चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एंड इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट के लिए अंडर द फेम फास्ट अडॉप्शन ऑफ मोबिलिटी 2 के तहत, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, लेकिन कुछ बैरियर्स भी हैं। क्या दिक्कतें हैं? तो पहली बात तो अनसर्टेनिटी है अराउंड द ईवी पेनिट्रेशन इंडिया, है ना। तो ईवी पूरे देश में अभी फिलहाल फैली नहीं हुई है, तो अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाया जाएगा तो भाई साहब उसका इस्तेमाल भी तो हो, नहीं तो लगा दिया गया और उसका कोई यूटिलाइज नहीं हो रहा तो फिर इनकम नहीं आएंगी, है ना, तो लॉस में जा सकती है कंपनी। नेक्स्ट इज योर लोअर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। एंड इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई साहब इंफ्रास्ट्रक्चर में हाई कॉस्ट लगेगा इनिशियली, तो हाई कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है। साथ ही साथ कोई मैंडेट नहीं है डिस्कॉम यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए कि वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, तो वो भी छोड़ देते हैं। अदरवाइज जो डिस्कॉम है उनको इंटीग्रेट कोऑर्डिनेट करवाया जा सकता है फॉर बिल्डिंग ऑफ द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। एंड नेक्स्ट इज योर फिक्स्ड डिमांड चार्जेज इन द ईवी टैरिफ, कि जो भी चार्ज हो लगाए जाएं वो आपका फिक्स्ड डिमांड चार्जेज हो। एंड नेक्स्ट इज योर नो मैकेनिज्म फॉर सोशलाइजिंग द कॉस्ट ऑफ पावर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट along with lack of managed charging framework and functions। एंड लैंड आइडेंटिफिकेशन उसको एलोकेट करना ये भी एक डिफिकल्ट एंड कम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। एंड इश्यूज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंसेस ये भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सजेस्ट 5-point रिफॉर्म एजेंडा फॉर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसको अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स, अच्छा एक प्रकार से न्यूज है। तो 5-point रिफॉर्म एजेंडा फॉर एफसीआई, बिकॉज एफसीआई में रिफॉर्म की बात की जा रही है, देखते हैं क्या बातें हैं। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग लिमिटेशन रिवैम्पिंग, इन सब के बारे में ये कवर होगा, ठीक है। तो ये 58th फाउंडेशन डे जो एफसीआई का है, उसी दौरान जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, उन्होंने 5 प्रिंसिपल दिया है कि कैसे एफसीआई के प्रोग्रेस को इम्प्रूव किया जाए। तो पहली बात तो ये कि जो पब्लिक परसेप्शन है एफसीआई के बारे में उसको बदला जाए। क्या परसेप्शन फिलहाल चलता है कि भाई साहब इनएफिशिएंट है, करप्ट है, और इसको
बदल कर डायनेमिक, इंक्लूसिव एंड ऑनेस्ट बनाना है। तो एक तो ये है कि भाई साहब चेंज करो पब्लिक परसेप्शन को। दूसरा है फोकस ऑन इंटीग्रेटिंग इंड टू इंड टैक्स सॉल्यूशन। कैसे? जो भी प्रोक्यूर करते हैं, साथ ही साथ जो हम डिलीवरी करते हैं फूड प्रोडक्ट्स की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत, उसमें इफिशियंसी लाए, लीकेज फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए आपको इंड टू इंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन होगा ना, सारा मॉनिटरिंग आपका टेक्निकल डिजिटल वे में हो, सो दैट कोई भी लूप होल्स न बच पाए। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है कि जो आपके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान जो भी प्रोक्यूर्ड ग्रेन्स ट्रांसफर की जाती है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, बीच में आपका लीकेज या फिर अदर मिस एक्शंस किए जाते हैं। नेक्स्ट इज योर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो टू रिएक्ट रैपिडली टू फार्मर या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इन डिप्रेस, है ना। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो, साथ ही साथ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स इस्टेब्लिश किए जाएं एंड ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हो टू मेक इंडिया फूड हब। तो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई करो सो दैट इंडिया एक फूड हब के रूप में निकल कर आए। अगर हम बात करें FCI की, यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, तो ये आपका फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के तहत स्टेट्यूटरी बॉडी है, ये क्रिएट की गई थी, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई साहब इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन हो। इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपके जो फूड ग्रेन्स है, जैसे राइस है, व्हीट है, ये सब प्रोक्यूर किए जाते हैं FCI के द्वारा, और इससे बेनिफिट क्या होता है, फार्मर के इंटरेस्ट सेफगार्ड होते हैं। क्यों? बिकॉज MSP पर प्रोक्यूर किया जाता है। दूसरा है आपका जो भी प्रोक्यूर किए गए फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत, सो दैट जो गरीब हैं उनका भला हो सके, उनको जो फूड की रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो सके। इसलिए आपको देखते होंगे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है वहाँ पर आपको सस्ते में अनाज मिलती है। अब तो वन राशन वन कार्ड स्कीम भी चल रहा है बहुत सारे राज्यों में। नेक्स्ट इज योर मेंटेनिंग सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ ऑपरेशनल एंड बफर स्टॉक। हाँ, बफर स्टॉक को बना के रखना कि अगर कोई फूड क्राइसिस आ जाए तो फिर ये बफर स्टॉक जो है आपका काम दे मुसीबत के समय। जैसे कोरोना काल में आपने देखा कि ये बहुत सारे फूड डिस्ट्रीब्यूट किए गए अंडर द बफर स्टॉक। अब बात करते हैं इश्यूज फेस्ड बाय FCI, क्या क्या इश्यूज फेस किए जाते हैं। पहली बात तो जो ये प्रोक्यूर करते हैं राइस एंड व्हीट, काफ़ी ज़्यादा सस्ते में प्रोक्यूर करते हैं, और फिर जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सस्ते में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए इनको इकोनॉमिक लॉस होता है। तो आप देख सकते हो इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ राइस एंड व्हीट टू FCI अब कितनी बढ़ गई है, 37 रुपये पर kg, एंड व्हीट के लिए 27 रुपये पर kg। पहले इकोनॉमिक कॉस्ट कितना आता था इनको, 26 रुपये पर kg फॉर द राइस, एंड व्हीट के लिए 19 रुपये पर kg। तो अब इकोनॉमिक कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ गई है, यानी कि इनको भारी नुकसान होता है जब ये प्रोक्योरमेंट सब करती है। क्योंकि आप समझने का कोशिश करो कि लेट्स से कि MSP पे खरीदा गया है फार्मर से, लेकिन जब इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो जो ग्रेन के प्राइसेस होते हैं वो 2 रुपये या 3 रुपये मिलते थे। ये जो गैप है ये क्या है, इकोनॉमिक कॉस्ट ही तो लग रहा है, एक्स्ट्रा इनको पे करना पड़ रहा है किसको, FCI को। तो ये है आपका। साथ ही साथ ग्रेन स्टॉक्स एक्सेस में देखने को मिलते हैं इन द बफर स्टॉक नो, जिसके कारण वेस्टेज होता है। तो बफर स्टॉक के अंतर्गत जो भी अनाजें रखी गई है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में रखी गई है ना, मोर देन द रिक्वायर्ड अंडर द बफर स्टॉक नॉर्म्स। तो इसके कारण आपका वेस्टेज होता है। नेक्स्ट जो लीकेजेज यानी कि जो फूड ग्रेन जो मिलने चाहिए इंटेंडेड बेनिफिशियरीज को वो नहीं मिलते हैं इन द PDS एस्टिमेटेड एट 46.7%। आप समझ सकते हो लीकेजेज जो है PDS में लगभग 46.7% का है। ये बातें निकल कर आती है। Let's move to the next article, friends. External Affairs Minister held virtual meeting with the Finance Minister of Sri Lanka. तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने वर्चुअल मीटिंग की है विद द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। तो वी टॉक टू द सिलेबस फर्स्ट। तो आप देख सकते हो सिलेबस में आपका
इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशन में ही आ जाएगा। श्रीलंका आपका नेबरहुड आइलैंड कंट्री है इंडिया का, ठीक है। तो क्या फोकस एरिया ऑफ डिस्कशन रहा, तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब मुद्दों पर डिस्कशन हुआ। साथ ही साथ 2 क्रेडिट लाइंस फ्यूल एंड फूड के लिए भी बातें हुई हैं। अब ये जो आपका डिस्कशन हुआ है बेसिकली ये 4 पिलर्स के अनुसार जो शॉर्ट एंड मीडियम टर्म कॉपरेशन की बात करता है बिटवीन बोथ द नेशंस। हाल ही में ये जो फ्रेम किए गए थे टू डीपेन द इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो बेसिकली कंटेक्स्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया श्रीलंका रिलेशन को जानना। तो जब हम बात करते हैं इंडिया श्रीलंका रिलेशन की, तक तो कॉमर्शियल रिलेशन हो जाता है, डेवलपमेंटल कॉपरेशन हो जाता है, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉपरेशन हो जाता है। तो कॉमर्शियल रिलेशन में बात करें तो जो श्रीलंका है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अमंग द सार्क नेशन, एंड ऑल्सो देयर इज इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2000 यानी कि ईयर 2000 से ही आपका इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। तो कमर्शियल रिलेशंस तो आपके है ही हैं। कैसे? वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अमंग द सार्क नेशन, एंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों देशों के बीच में FTA भी है, डेवलपमेंटल कॉपरेशन। दूसरा, तो श्रीलंका वन ऑफ द मेजर रिसिप्टेंट है डेवलपमेंट क्रेडिट का जो इंडिया देता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो जो सुनामी डैमेज्ड कोलंबो मतारा रेल लिंक, तो इसके लिए डेवलपमेंटल कॉपरेशन भारत ने दिया था। नेक्स्ट इज योर इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉपरेशन, तो ये जो त्रिनकोमले पोर्ट है, ऑयल टैंक फार्म्स है, ये सब डेवलप किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जॉइंट इंडिया जापान एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट के तहत ईस्ट कंटेनर टर्मिनल कोलंबो हार्बर पर बनाने की बात थी, लेकिन इस पे भी कुछ इश्यू चल रही है बिकॉज चाइना जो है धीरे धीरे अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है। तो क्या क्या इश्यू फेस कर रहे हैं? तो पहली बात तो फिशरमैन इश्यू रहती है, बिकॉज इंडिया और श्रीलंका का मैप देखो, ठीक है, तो ये जो आपका बीच में जो वाटर आ जाती है वहाँ पर आपका फिशिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी है टेरिटोरियल वाटर्स की बिटवीन बोथ द कंट्रीज, स्पेशली जो पाक स्टेट वाला रीजन है, गल्फ ऑफ मन्नार वाला रीजन है। तो दैट्स वाई ये जो आपका फिशरमैन को पकड़ लेना फिर छोड़ना है ना, ये सब के इश्यूज आते रहते हैं क्योंकि बहुत ही नज़दीक है टेरिटोरियल वाटर दोनों की। तो कभी कभी इंडियन फिशरमैन श्रीलंका के टेरिटोरियल वाटर में चले जाते हैं, कभी कभी उल्टा हो जाता है। तो ऐसे में जो है फिशरमैन इश्यू आ जाती है। नेक्स्ट इज योर चाइनीज हैगोमनी, श्रीलंका ने स्ट्रेटेजिक पोर्ट हम्बनटोटा चाइना को दे दिया, तो अब यहाँ पर चाइनीज प्रेजेंस आ चुका है। नेक्स्ट इज योर इथनिक इश्यूज, इथनिक इश्यूज इन द सेंस कि जो सिन्हाला मेजोरिटी है और तमिल माइनॉरिटी है वहाँ पर डिस्प्यूट चलते रहती है, इसके कारण बायलैटरल टाइज जो है वो अंडरमाइन हुई है इन द रिसेंट डिकेड्स, ये भी आपने देखा होगा। सो फ्रेंड्स, ये हमने ऑल द आर्टिकल डिस्कस की, होप यू अंडरस्टूड इट। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, thank you very much for this discussion. Please do join the Telegram channel. Thank you friends, thank you very much.